जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो बड़ी ज़बरदस्त चली है बेटा। जो साथी हमारे उन वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और जा कर के उन सभी वीडियो को एक बार देख लें। बेटा जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, सारे के सारे साथी शेयर कर देंगे हमारी इस क्लास को, ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। इसलिए सभी लोगों को इसको बेटा शेयर करना है। और शेयर करने से कुछ नहीं जाता, बस एक हमें स्टेटस पे लगाना होता है, या कोई साहब हमारे पास कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में साहब शेयर कर देना है। और भैया किसी का भला हो जाए तो उससे हमारा क्या नुकसान है, भैया किसी का भला हो जाए तो सबसे बढ़िया है। चले साहब, क्लास की शुरुआत करेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास रही, उस लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ लिया था। मौलिक अधिकारों को हमने 2 अनुच्छेदों में साहब पूरा किया है, 2 भागों में पूरा किया है, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। मैं समझता हूं कि अभी तक आप लोगों ने सबने वो वीडियो देख ली होगी। भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 को देख लिया होगा। जिन साथियों ने नहीं देखा वो एक बार प्लीज जाकर के जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। आज की जो क्लास है वो हमारा अगला चरण है, और अगले चरण में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में साहब हम लोग पढ़ने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखिए बेटा, नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए साहब, इनकी अगर बात की जाए तो इनको जो लिया गया है वो लिया गया है बेटा आयरलैंड के संविधान से। इन्हें आयरलैंड के संविधान से साहब इनको प्राप्त किया गया है, और इनका जो वर्णन किया गया है वो भाग नंबर बेटा 4 है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इनके लिए जो अनुच्छेद है बेटा, वो अनुच्छेद है बेटा 36 से लेकर के 51 तक। 36 से लेकर के 51 तक साहब आपको 51 तक इनको लिया गया है। अब असल में कहानी क्या है? कहानी यह है कि जो साहब हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व है क्या? देखिए साहब, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय संविधान निर्माताओं के बीच में एक विवाद हुआ। कुछ लोग कहते थे कि हमें ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो सरकार यानी कि राज्य के लिए बाध्यकारी हो, और कुछ ऐसे नियम भी बनाने चाहिए जो राज्य के लिए बाध्यकारी ना हो। तो जो नियम राज्य के लिए बाध्यकारी बनाए गए उनको रखा गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, और जो राज्य के लिए अबाध्यकारी बनाए गए उन्हें रखा गया नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में। तो अंतर स्पष्ट है। जो राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, जिनको लागू करना अनिवार्य है, वो तो बेटा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है, और जिनको लागू करना अनिवार्य नहीं है वो नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। इतनी बात मैं समझता हूँ सभी बच्चों की समझ में आई होगी। अच्छा साहब, नीति निर्देशक तत्वों की अगर विशेषता देखी जाए तो इनकी क्या क्या विशेषता हो सकती है? बेटा पहली विशेषता तो इनकी ये है कि ये जो है बेटा ये अबाध्यकारी है। ये क्या है साहब आपका? अबाध्यकारी हैं। अबाध्यकारी का मतलब क्या है कि ये राज्य को लागू करना अनिवार्य नहीं है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करेंगे कि चाहे तो वो इसे लागू कर दें और चाहे तो वो इसे लागू ना करें। दूसरी एक और बात समझेंगे, इनकी दूसरी विशेषता क्या है? इनकी दूसरी विशेषता है कि बेटा ये राज्य के क्या है साहब? आपके कर्तव्य हैं। ये राज्य के कर्तव्य हैं। अच्छा, कर्तव्य का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का मतलब जो काम करना चाहिए। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करते भी हैं, मगर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा कर्तव्य है तो इसलिए इच्छा पर निर्भर कर रहा है, और ये कर्तव्य नहीं होता, सबके लिए बाध्यकारी होता, तो हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ती। तो बेटा इनकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता होगी कि ये अबाध्यकारी हैं। दूसरा, ये राज्य की क्या है साहब? आपके कर्तव्य हैं। तीसरा बेटा, आगे चलने पर अनुच्छेद भी है, आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि ये जो है बेटा ये न्यायालय में जो है अप्रवर्तनीय है। ये क्या है बेटा? न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। इसका अर्थ क्या है कि अगर इनका हनन हो गया या इन्हें लागू नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, न्यायालय में उसे जाने का अधिकार नहीं है। ये इन्हें नीति निर्देशक तत्वों की क्या है बेटा? विशेषता है। अच्छा, अगर नीति निर्देशक तत्वों का साहब उद्देश्य से और देखा जाए कि इनका बेटा उद्देश्य क्या है, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं
इनका बेटा उद्देश्य क्या है। अगर इन उद्देश्य को और देखा जाए तो इनका उद्देश्य क्या निकल करके आता है, जरा उसको और समझ लो साहब। उद्देश्य इनका जो है वो है साहब आपका मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना। मैं आपको पहले ही लोकतंत्र की परिभाषा से आपको अवगत करा चुका हूं कि अवगत होता क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है और इसका उद्देश्य क्या है साहब, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना। इस नीति निर्देशक तत्वों का बेटा उद्देश्य है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अलावा इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बेटा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ध्यान रखेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है बेटा, इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इनका बेटा उद्देश्य है। कल्याणकारी का मतलब जिससे सबका भला हो सके, इसलिए इनको बनाया गया है ताकि जनता का भला हो सके, इसलिए साहब आपके नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। सभी लोग समझ लेंगे। किसी भी बच्चे की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे लगातार पूछते भी रहिए बेटा। कोई भी आपकी समस्या हो तो आप कमेंट करके इनको पूछते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा देखिए कमेंट भी करते हैं और उनके कमेंट को कंसीडर भी किया जाता है और उनके जवाब भी दिए जाते हैं। तो आप लोग भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप क्लास से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए साहब, अब नीति निर्देशक तत्वों की ओर बात की जाए तो आगे ये इनके उद्देश्य देख ली हमने, ये इनकी विशेषता देख ली। न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, बाध्यकारी है नहीं, मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना है और लोक कल्याणकारी राज्य को क्या बनाना है साहब आपका, स्थापित करना है, या लोक कल्याणकारी राज्य साहब आपका स्थापित करना है। ये हमारे इन नीति निर्देशक तत्वों की क्या है बेटा, विशेषता है। अब देखिए भाई, जो हमारा जब संविधान बना तो मूल संविधान में बेटा ये पहले से ही मौजूद थे, मूल संविधान में ये पहले से ही मौजूद थे, इनको बाद में शामिल नहीं किया गया है। परंतु कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिन नीति निर्देशक तत्वों को बाद में संविधान के अंदर शामिल किया गया है। जिनको बाद में संविधान के अंदर शामिल किया गया है वो साहब आपके कौन कौन से हैं, जरा इनको एक एक करके साहब आप लोग समझ लीजिए और कोशिश करिए कि इनको साहब हाथ के हाथ आप लोग याद भी कर लें। ठीक है बेटा। देखिए साहब, कहानी क्या है, कहानी कुछ इस प्रकार से है और बड़ी मजेदार कहानी है। वो कहानी ये है कि देखिए साहब, हमारे संविधान के अंदर समय समय पर संशोधन हुआ और संशोधन करके बहुत सारे इन्हें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बताया जाए तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, जो संविधान था साहब का जो 57वां संविधान संशोधन था। और इस 57वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान के अंदर से 2011 के अंदर हुआ और 2011 में ये संशोधन किया गया। और इस संशोधन के अंतर्गत या इस संशोधन के तहत संविधान के अंदर इस नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद नंबर 43 क को जोड़ा गया। अनुच्छेद नंबर 43 क को जोड़ा गया और 43 क के अंतर्गत सहकारी समितियों को स्थान प्रदान किया गया या सहकारी समितियों का साहब आपका गठन किया गया। सहकारी समिति सबको पता होनी चाहिए। सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है बेटा, ये सहकारी समितियों का मतलब होता है सोसाइटियां। क्या होता है बेटा इनका अर्थ है, इनका अर्थ होता है साहब आपका सोसाइटियां। सोसाइटियों को सहकारी समिति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हमारे देश में या ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर सहकारी समितियां यानी कि सोसाइटियां बनी हुई हैं। ध्यान रखेंगे बेटा। तो इन्हें सोसाइटियों की स्थापना की गई या इन सोसाइटियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 97वें संविधान संशोधन सन 2011 के तहत। ध्यान रखेंगे। आगे अगर बढ़ें तो बढ़ते हुए दो और बातें समझ लेंगे। देखिए साहब, 42वां संविधान संशोधन और किया गया और ये जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत हमारे इस मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में दो और नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। एक नीति निर्देशक तत्व दिया गया है अनुच्छेद नंबर 39 के क में और एक को शामिल किया गया साहब आपका अनुच्छेद नंबर जो एक अगला जो नीति निर्देशक तत्व था वो जो शामिल किया गया है उसको शामिल किया गया अनुच्छेद नंबर 48 के क के अंतर्गत।
तो इस प्रकार इनकी समय समय पर संख्या को बढ़ाया भी गया है। अब हम धीरे धीरे एक एक को पकड़ेंगे, एक एक आपके अनुच्छेद को पकड़ेंगे और उस अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करते हुए उनको समझते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 36 की अगर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद नंबर 36 में दी गई बेटा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हम पहले ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई। एक सरल शब्दों में आपको मैं अवगत करा दूं तो बेटा राज्य उन्हें संस्था या पदाधिकारियों को कहा गया है जो शासन चलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपका मदद करें। उनकी तुलना राज्य से की गई है। जैसे कि साहब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार को भी राज्य की श्रेणी में रखा गया, राज्य सरकार को भी राज्य की श्रेणी में रखा गया है, न्यायाधीश राज्य की श्रेणी में, पुलिस प्रशासन राज्य की श्रेणी में, जितने भी साहब आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, सांसद, विधायक, सब के सब राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, तो अनुच्छेद नंबर 36 में बताया गया राज्य की परिभाषा। अब अगर अनुच्छेद नंबर 37 की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 37 में ये कहा गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बेटा न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अभी मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से एक बात समझाई थी कि अप्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है। अप्रवर्तनीय का मतलब होगा कि जिनको लागू ना करने पर न्यायालय में ना जाया जा सके वो कहलाते हैं बेटा अप्रवर्तनीय। ये क्या है बेटा, न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। अगर ये लागू नहीं किए गए तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेद नंबर 38 क्या कहती है? अनुच्छेद नंबर 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य को अनुच्छेद नंबर 38 के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है और ये कहा गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होंगे, इनका जो उद्देश्य होगा वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा। और इसके अलावा जो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, इन तीनों प्रकार के न्याय को स्थापित करना भी इस अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा। जो पहला न्याय दिया गया है सबको पता है, इसका नाम है बेटा सामाजिक न्याय, दूसरे वाले का नाम हो गया बेटा राजनीतिक न्याय और तीसरा वाला जो न्याय हो गया इसका नाम है बेटा आर्थिक न्याय। तो इन तीनों न्याय को स्थापित करने का अधिकार किसके पास होगा बेटा? ये कर्तव्य राज्य का होगा। ये कहती है अनुच्छेद नंबर 38, अगर इन तीनों को स्थापित किया गया तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी, और अगर तीनों को स्थापित नहीं किया गया तो लोक कल्याणकारी राज्य साहब आपका नहीं बन पाएगा। बेसिकली यही बात कही गई है साहब आपका इस अनुच्छेद नंबर 38 के अंतर्गत। ठीक है बेटा, अब आगे अगर बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 39 क्या कहती है? अनुच्छेद नंबर 39 में बेसिकली एक बात कही गई है, वो कही गई है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन। यानी कि अनुच्छेद नंबर 33 बेसिकली ये कहती है कि महिला, पुरुष और बच्चों में सब में सभी संसाधनों को बराबर तरीके से बांटा जाएगा। अब इसके कुछ सब भाग भी हैं। जैसे इसके अगर सब भाग देखे जाएं तो बेटा अगर इसके कुछ सब भाग हम देखें तो सब भाग में हमें क्या समझ में आएगा? वो अनुच्छेद नंबर 39 का ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है कि जो गरीब व्यक्ति हैं और अपराधी हैं उनके पास अगर वकील की व्यवस्था नहीं है तो ये वकील उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी ताकि वो वकील को उपलब्ध कराए, हर व्यक्ति के लिए वकील उपलब्ध कराए। ये बेटा राज्य का कर्तव्य होगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये किसका कर्तव्य होगा बेटा? राज्य का कर्तव्य होगा कि निःशुल्क विधिक सहायता की वो व्यवस्था करेगा। ठीक साहब। अनुच्छेद नंबर 39 का घ क्या कहता है? 39 का घ कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का अर्थ क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान ले कि 2 व्यक्ति हैं, अब 2 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं, 2 व्यक्ति बेटा एक काम को कर रहे हैं, मान ले कि एक पुरुष है और एक महिला है। अब आपने पुरुष को दे दिया साहब आपने ज्यादा वेतन और महिलाओं को दिया साहब आपने कम वेतन, तो ये इसका विरोध करता है। ये अनुच्छेद नंबर 39 का घ कहता है कि चाहे पुरुष काम करे और चाहे महिला काम करे, सबको एक जैसा वेतन प्राप्त होना चाहिए, सबको बेटा एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद नंबर 39 का घ कहता है। किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या हो
तो आप तुरंत मुझे मैसेज करके पूछ सकेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे और कमेंट करके साहब आप पूछ सकते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ कहता है। जितना हमने पढ़ा एक बार जल्दी से याद कर लो। 36 कहती है राज्य की परिभाषा, 37 कहती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, 38 कहती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, 39 का एक कहता है निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील उपलब्ध ना होने पर सरकार उपलब्ध कराएगी, 39 का घ कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी कौन करेगी साहब? आपकी राज्य करेगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा। कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे की कहानी समझ में नहीं आई तो आप तुरंत कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे की अगर अनुच्छेदों पर साहब चर्चा करें तो आगे की अनुच्छेदों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। वो बेसिक बातें क्या बतानी है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इन नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? जैसे कि आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये गांधीवादी विचारधारा पर भी आधारित है। ये किस पर है बेटा? गांधीवादी विचारधारा पर भी साहब आपका आधारित है। अच्छा, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं कि जो साहब आपके जो महात्मा गांधी थे, अब महात्मा गांधी जिस समय पर हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय पर जीवित भले ही थे, मगर वो संविधान सभा का सदस्य नहीं बने, संविधान सभा से वो दूर रहे थे। मगर महात्मा गांधी ने संविधान निर्माताओं के सामने कुछ विचार रखा। वो विचार ये रखा कि आप एक काम करेंगे, जो मेरी सजेशन है, मेरी राय है, वो मेरी राय ये है कि हमें भारत के लोगों को कुछ विशेष प्रकार की छूट देनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने खुद का शासन स्वयं चला सके। इसलिए महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर के ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा गया। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये महात्मा गांधी की विचारधारा से साहब आपका प्रेरित है, ध्यान रखेंगे। अगला महात्मा गांधी का एक और विचार था, वो विचार था कि साहब भारत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? ऐसा उद्योग जो गांव स्तर पर चलाया जाए उसे कुटीर उद्योग कहा जाएगा। तो महात्मा गांधी की सोच थी कि कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, उसे भी साहब आपका शामिल किया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी की सोच ये भी थी कि भारत में सहकारिता को जन्म दिया जाए, सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए। सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता का मतलब समान हिस्सेदारी, कि जनता की हिस्सेदारी हो, शासन में जनता की हिस्सेदारी हो और उसके अंदर जनता अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सके, इसे सहकारिता कहा गया। तो सहकारिता को बढ़ावा देना भी महात्मा गांधी का विचार था। इसके अलावा महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो साहब हमारा समाज है, जो SC ST अन्य वर्गों में बटा हुआ है, उन्हें समान अवसर या SC ST के बीच का जो मतभेद है, इस मतभेद को भी साहब आपका खत्म करने का प्रयास किया जाए। तो बहुत सारी महात्मा गांधी की विचारधाराएं थी। इन विचारधाराओं को, जैसे पशुधन की एक और विचारधारा थी, महात्मा गांधी कहते थे कि पशुधन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए इन विचारधाराओं को हमारे संविधान में एक स्थान प्रदान किया गया, और स्थान प्रदान करने का मतलब ये था कि इन्हें बाध्यकारी ना बना करके अबाध्यकारी बनाया गया और इनको नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में साहब आपका रखा गया है। अब ये क्या क्या कहते हैं जल्दी से एक एक करके साहब इनको हम समझते हुए आगे निकलेंगे। देखिए साहब, कहानी क्या है कि अनुच्छेद नंबर 40 महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित है। बहुत बार सवाल आ चुका है कि महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित है, बहुत बार सवाल ये आ चुका है कि ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन होता है और ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियां प्रदान करती है अनुच्छेद नंबर 40। अब प्रारंभ में ये बेटा नीति निर्देशक तत्वों में था तो बाध्यकारी नहीं था, इसलिए हर राज्य के अंदर इनका गठन नहीं होता था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश में स्थायी सरकारों का गठन होने लगा, आवश्यकता लगी कि ग्राम पंचायतों को राज्यों के लिए बाध्यकारी किया जाए। इसलिए आगे चल करके 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों का गठन करना हर राज्य के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। ये हम पढ़ चुके हैं और संविधान में अनुसूची भी शामिल की गई, 11वें नंबर की अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद नंबर 239 के अंतर्गत इन्हें ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। किसी बच्चे की कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट करें बेटा। अनुच्छेद 40 समझ में आ गया, ग्राम पंचायतों का गठन
किस विचारधारा से प्रेरित है बेटा? ये गांधीवादी विचारधारा से साहब आपका प्रेरित है। ये सवाल आ चुका है कि कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो वह है बेटा अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 41 क्या कहती है? अनुच्छेद नंबर 41 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर या अन्य किसी प्रकार से पिछड़ा हुआ है तो उसकी सहायता का प्रबंध करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। ये कहती है साहब आपकी अनुच्छेद नंबर 41। गांव की भाषा में या बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में हम अगर इसको समझें तो अनुच्छेद नंबर 40 में ये कहा गया है कि जो भैया हमारे देश में बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारों को भारत सरकार क्या प्रदान करे? भत्ता। इसलिए भारत सरकार अनुच्छेद 41 का प्रयोग करके लोगों को यानी कि बेरोजगारों को भत्ता प्रदान करती है, जिसे साहब आपका बेरोजगार भत्ता कहा जाता है। जो साहब हमारे देश में बुजुर्ग हैं उन्हें 60 साला पेंशन प्रदान की जाती है। इसे बेटा 60 साला पेंशन कहा जाता है। तो 60 साला पेंशन जो प्रदान की जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद नंबर 41 के तहत प्रदान की जाती है। जैसे साहब विधवा हो गई साहब, विधवा पेंशन जो प्रदान की जाती है, सब सवाल है बेटा ये। विधवा पेंशन जो प्रदान की जाती है वो किसके तहत करते हैं साहब आपका? वो करते हैं साहब आपका अनुच्छेद नंबर 41 के तहत। जैसे भारत सरकार बहुत सारी समय समय पर साहब मुफ्त राशन की योजना चलाती रहती है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार की योजना थी साहब मुफ्त राशन योजना। तो मुफ्त राशन योजना का भी शुभारंभ या ये भी किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है बेटा? 41 के तहत साहब आपकी चलाई जाती है। ध्यान रखेंगे, जैसे किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं साहब आपके, 2000 रुपये किसानों को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी किस अनुच्छेद के तहत प्रदान हो रहे हैं बेटा? अनुच्छेद नंबर 41 के तहत प्रदान हो रहे हैं। तो सरकार समय समय पर इन लोक कल्याणकारी या इन वर्गों के पिछड़े हुए होने के कारण इनका ध्यान रखते हुए इनके लिए कुछ योजनाओं को साहब आपका लागू करती रहती है अनुच्छेद 41 का प्रयोग करके। अनुच्छेद नंबर 42 में क्या कहा गया? सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है मुख्य तौर पर गर्भवती महिलाओं की सहायता का प्रबंध करे। गर्भवती महिलाओं की सहायता का प्रबंध कैसे? जैसे मान लो कि कोई गर्भवती महिला है, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की चलाई जाए, साथ के साथ हॉस्पिटल में उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। जैसे आपको पता भी होगा कि किसी बच्चे का जन्म अगर सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो सरकार के द्वारा उसे एक किट भी प्रदान की जाती है। बहुत सारी राज्य सरकारें बच्चों के जन्म पर, बालिकाओं के जन्म पर पेरेंट्स को, माता पिता को 5-5 हजार रुपये की धनराशि भी प्रदान करते हैं। तो ये जो सब धनराशि प्रदान की जा रही है वो अनुच्छेद नंबर 42 के तहत। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो हमारे देश में एम्बुलेंस या हमारे राज्यों में एम्बुलेंस चलती है, तो एम्बुलेंस सेवा जो चलाई जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए वो किसके तहत मिलती है बेटा? अनुच्छेद नंबर 42 के तहत। इसके अलावा जैसे मान लिया कि हॉस्पिटल में यानी कि अस्पताल में बच्चों की देखभाल के लिए जो बेटा किट प्रदान की जाती है, अस्पताल में जो किट प्रदान करते हैं ना, वो भी अनुच्छेद नंबर साहब आपका 42 के तहत ही प्रदान की जाती है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क डिलीवरी की जो विशेषता है, जो निःशुल्क डिलीवरी महिला की करवाई जाएगी या बच्चे की कराई जाती है बेटा, तो वो भी किसके तहत करवाते हैं साहब आपका? वो भी कराते हैं साहब आपका अनुच्छेद 42 के तहत ही। अनुच्छेद 42 का प्रयोग करवा करके ये सारी सुविधाएं सरकार प्रदान करवाती है। अच्छा बेटा, अनुच्छेद नंबर 43 पर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद नंबर अगर 43 पर चर्चा की जाए तो 43 में कहा गया है कि निःशुल्क अनुच्छेद नंबर 43 में कहा गया है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करें। यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए कहा गया है। न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या है कि कम से कम कितनी मजदूरी होगी, इसका निर्धारण करने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 43 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह निःशुल्क मजदूरी का क्या करे साहब आपका? निर्धारण करे, वो निःशुल्क मजदूरी को फिक्स करे। ये कहा गया अनुच्छेद नंबर साहब आपका 43 में, मगर इसको अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। अगला आ गया 43 का क्या, भी हमने पढ़ा था सहकारी समितियों का गठन। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। इसे 2011 के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया है। सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है बेटा? सोसाइटियां। तो सोसाइटियों को शामिल किया गया है इन सहकारी समितियों के अंतर्गत 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। अच्छा बेटा, अनुच्छेद नंबर 44 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा अनुच्छेद नंबर 44। ध्यान रखो, अनुच्छेद नंबर 44 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट होने के पीछे रीजन क्या है? इंपोर्टेंट होने के पीछे रीजन है, ये कहता है समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, सभी
नागरिकों के लिए एक समान कानून, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, एक समान कानून, ध्यान रखेंगे, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, ये कहता है साहब आपका समान नागरिक संहिता। देखिए बेटा, अनुच्छेद 44 में हमारा मौलिक अधिकार है विधि के समक्ष समानता। उसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी लोग एक समान होंगे, और अनुच्छेद 44 का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बने। जैसे कि कुछ अंतर समझ लेते हैं, जैसे भारत में हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में विवाह की अलग अलग पद्धतियां हैं, यहाँ पर विवाह के अलग अलग कानून हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने एक मुद्दा देखा था, 3 तलाक का मुद्दा। उस 3 तलाक को भारत सरकार ने समाप्त किया है, और भारत सरकार ने जो उसको समाप्त किया है वो अनुच्छेद 44 का प्रयोग करके ही किया है। पहले क्या होता था कि इस्लाम धर्म की महिलाएं 3 तलाक के माध्यम से, इस्लाम धर्म की महिलाओं को 3 तलाक कह करके उनके विवाह के संबंध को विच्छेद कर दिया जाता था। अगर मोदी सरकार की पहल पर इस 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया और घोषणा कर दी गई है कि केवल कानून के माध्यम से ही इस्लाम धर्म की महिला भी तलाक प्राप्त कर सकती है, तो इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। जैसे साहब अगर चर्चा की जाए तो चर्चा क्या है साहब आपका 3 तलाक। तो 3 तलाक को जो समाप्त किया गया है वो साहब आपका किया गया है अनुच्छेद नंबर 44 का प्रयोग करके ही सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है, हर बच्चे की याद भी होगा और सवाल सुनते ही सबकी समझ में भी आ गया होगा कि मैं किस सवाल पर चर्चा कर रहा हूं। वो चर्चा जो कर रहा हूं बेटा, वो मैं चर्चा कर रहा हूं साहब आपका, वो कह रहा हूं गोवा के बारे में। देखिए साहब, गोवा की क्या विशेषता है कि गोवा भारत का पहला राज्य है, ये पहला राज्य है जिसने साहब आपका इस समान नागरिक संहिता यानी कि यूनियन पिनल कोड को लागू किया था। ये गोवा जो बना था ये भारत का पहला राज्य बना था। बहुत सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। उत्तराखंड की सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला था कि हम सरकार बनाने के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे या उसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है, मगर अभी भी इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है अनुच्छेद नंबर 44 को। ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 45 भी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक साहब, अनुच्छेद नंबर 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। देखिए बेटा, ये जो शिक्षा का संबंध है, इस शिक्षा का संबंध आपका शिक्षा का जो अधिकार है, या मैं कह सकता हूं निःशुल्क शिक्षा बोल सकते हैं। यहां पर साहब हम क्या बोलेंगे, निःशुल्क शिक्षा। जो बेटा निःशुल्क शिक्षा है, इस निःशुल्क शिक्षा को आप 3 जगह पर देखोगे। 3 जगह पर कहां पर देखोगे बेटा? आपने इसको देखा है, एक जगह पर देखा बेटा अनुच्छेद नंबर 21 के कै में। अनुच्छेद नंबर 21 के कै में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो अनुच्छेद नंबर 21 कै में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया कि मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार है, कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। अब बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए उसे जाना पड़ेगा किसी स्कूल में। अब अगर स्कूल सरकार स्थापित नहीं करेगी तो बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? तो इसके लिए बनाई गई साहब आपकी अनुच्छेद नंबर 45। तो अनुच्छेद नंबर 45 इसीलिए बनाई गई है। और अनुच्छेद नंबर 45 में ये कहा गया है कि बेटा ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये राज्य का क्या होगा साहब? कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह स्कूलों की व्यवस्था करे या 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अब होता क्या है कि राज्य का साहब ये कर्तव्य होने के कारण या नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत होने के कारण हर राज्य इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लेता। यही कारण है कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर हमें चर्चा करना व्यर्थ है। मगर पिछड़े हुए होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी हैं जहां पर आज तक अभी कोई स्कूल नहीं खोला गया। अगर ये बाध्यकारी होता तो हर सरकार अपने राज्य में दुर्गम क्षेत्रों में भी स्कूलों की स्थापना करती, मगर चूंकि बाध्यकारी नहीं है तो इसलिए स्कूल नहीं खुले। अब एक और समस्या है, भारत में असाक्षरता का एक और कारण है।
वो कारण को दूर करने के लिए साहब सरकार ने प्रयास तो किया, मगर मैं इस प्रयास को अधूरा ही कहूंगा। अनुच्छेद नंबर 51 में क्या किया गया? अनुच्छेद नंबर 51 में बेटा ये माता पिता का कर्तव्य बनाया गया। अच्छा, आप सबको पता है कि भैया बच्चे को क्या पता कि स्कूल क्या होता है, उसे स्कूल भेजने वाला भी तो कोई चाहिए। इसलिए 51 क्या में कहा गया माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेजे बेटा? स्कूल भेजें, वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को कहाँ पर भेजे बेटा? स्कूल भेजें। ध्यान रखेंगे, अब माता पिता ही अगर बच्चों को नहीं भेजेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए ये जो शिक्षा का संबंध है या शिक्षा का जो निःशुल्क शिक्षा का संबंध है वो 3 जगह पर हमारे संविधान में दिया गया है। सरकार ने और भी ज्यादा इसको बढ़ावा देते हुए, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, मैंने क्लास में बताया था राइट टू एजुकेशन बताया था। सन 2009 में यह एक्ट पारित हुआ और 1 अप्रैल सन 2010 से इसे पूरे भारत में कर दिया गया है बेटा लागू। 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे भारत में साहब आपका लागू कर दिया गया है। ये पूरे भारत में साहब आपका लागू है, ध्यान रखें। आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े, अब एक एक अनुच्छेद को पकड़ लें तो अनुच्छेद नंबर 45 में, सॉरी अनुच्छेद नंबर 45 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 45 क्या कहती है बेटा? 45 कहती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे, ये राज्य का कर्तव्य होगा। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 46 में कहा गया SC ST तथा दुर्बल वर्ग के हितों का ध्यान रखे। जो SC ST वर्ग है उसके हितों का ध्यान रखना भी किसका कर्तव्य होगा बेटा? ये भी साहब आपका राज्य का कर्तव्य होगा। ये कहती है साहब आपकी अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को क्या मिले साहब आपका? बढ़ावा मिले। कृषि तथा पशुपालन को साहब बढ़ावा मिले, ये कहती है अनुच्छेद नंबर 48। अच्छा, बेसिकली अनुच्छेद नंबर 48 में मुख्य तौर पर किस मुद्दे पर जोर दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 48 में साहब आपका ये कहा गया है कि जो साहब आपका पशुधन है, पशुधन की सुरक्षा प्रदान करनी है। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूं तो बेटा ये जो हमारी कृषि एवं पशुधन है, तो कृषि एवं पशुधन को क्या मिलना है साहब आपका? बढ़ावा देना है। तो कृषि एवं पशुधन को बढ़ावा देना ये राज्य का कर्तव्य है। ये कहती है साहब अनुच्छेद नंबर 48 कृषि एवं पशुधन को बढ़ावा देने की बात करती है। अच्छा साहब, और आगे बढ़ो तो अनुच्छेद नंबर 48 मैंने आपको पहले ही बता दिया। अनुच्छेद नंबर 48 में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात की गई है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 48 के कै में। और अनुच्छेद नंबर 48 के कै में इनको बढ़ावा देने की बात की गई है। अब अनुच्छेद नंबर अगर 49 की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 49 जो कहती है वो कहती है कि राज्य ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करे। यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा टाइप होने से रह गया, मैं इसको जरा लिख दूं, थोड़ा सा यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हम इसको ध्यान नहीं दे पाए और ये टाइप नहीं हो पाया। अनुच्छेद नंबर 49 में कहा गया है कि ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षा प्रदान करे। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ना बेटा, जो राजा महाराजा बना करके गए हैं और भारत सरकार ने बनाई है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करे। ऐसा नहीं है कि आप गए यहाँ से गुटखा खा रखा, तानसेन खा रखा है और पहुंच गए साहब और जाकर के ताजमहल के बिल्कुल सफेद फर्श पर जाकर के वहां पर पीप मार दिया। जैसे आपने एक ऐड भी देखा होगा, एक बहुत बड़ी अच्छी सी वीडियो एक ऐड आती है, मैंने कई बार स्टेटस पे देखा है कि उसमें कोबरा की तुलना भारत के लोगों से की गई है। जैसे कोबरा क्या होता है, अपना जहर दूर तक फेंक करके मारता है, ऐसे भारत का कोबरा क्या करता है, तानसेन की पीप को बड़ी दूर तक फेंकता है। और तानसेन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, किसी की नजर में दिलबाग होगा, राहत, जो भी होते हैं गुटके, उनका नाम जरूर होगा। ठीक है साहब। अब अनुच्छेद नंबर 50 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 50 तो पूरी की पूरी आपको चर्चा करके मैं समझानी है बहुत बढ़िया ढंग से। अभी केवल इतना ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। सबसे ज्यादा अगर मेरी नजर में कोई अनुच्छेद पेपर में पूछी जाती है तो वो अनुच्छेद नंबर 50 है। अनुच्छेद नंबर 50 अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी भी जीवन में इसको ना भूलता। अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। ये कहती है अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 51 क्या कहती है बेटा?
अनुच्छेद नंबर 51 में कहा गया है कि राज्य जो होंगे वो भारत सरकार के द्वारा की गई जो विदेश भारत सरकार के द्वारा की गई संधियां होंगी उन संधियों का पालन करेंगे। यानी कि अनुच्छेद नंबर 51 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करें। राज्य क्या करें बेटा? अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन। अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्या करें बेटा? अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करें। राज्य जो होंगे वो किसका पालन करें बेटा? अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करें। ठीक, पालन करें। ठीक, राज्य जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करें, ये कहती है अनुच्छेद नंबर 51। तो अनुच्छेद नंबर 51 आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत डाले गए हैं। इन्हें सबको नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है। वो छोटा सा टॉपिक है बेटा मौलिक कर्तव्य। उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे। सभी बच्चे घर पर जाकर के एक बार रिवाइज करिए। बेटा जितनी भी वीडियो आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उन वीडियो को बार बार पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आप अगर चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल गुड होगा, वेल विषय आपके लिए होगा। बहुत अच्छा आप सिलेक्शन लेकर के जाओगे। तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।